हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और डेली की तरह हम आपके लिए बैंकर्स बूस्टर्स 50 डेज एमसीक्यू सीरीज लेकर हाजिर हैं। ये सेशन आपके जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है और हमारी ये कोशिश है कि हम आप तक मिक्स्ड एमसीक्यू यानी कि चारों के जो 4 मॉड्यूल्स हैं उन सभी मॉड्यूल से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उससे जुड़ी हुई बातें, कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करें, जैसे कि आप की जो कमांड है कॉन्सेप्ट पर वो मजबूत हो पाए। और एग्जाम पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एमसीक्यूज और केस स्टडी अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास 14 है आपकी और इस पर्टिकुलर सेशन के अंतर्गत हमारी कोशिश ये है कि हम आपके लिए पेपर 4 जो कि 16 नवंबर को शेड्यूल है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने रखें। ये 4 के 4 मॉड्यूल हैं। आपके एग्जाम के नजरिए से मॉड्यूल बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में सबसे ज्यादा यूनिट्स भी मॉड्यूल बी के अंतर्गत ही हैं। लेकिन आप कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी को भी अपना सकते हैं कि वो छोटे मॉड्यूल्स उनको पहले फिनिश कर लीजिए और बड़े मॉड्यूल्स जो हैं उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। तो स्ट्रेटेजीज अपने तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। पहला सवाल आपके सामने है और यहां पर क्वेश्चन है, इन विच सिनेरियो वुड अ कंपनी प्रिफर अ डिपार्टमेंटल अप्रोच ओवर एन एसबीओ अप्रोच। देखिए यहां पर किसी भी कंपनी के द्वारा डिपार्टमेंटल अप्रोच को एसबीओ अप्रोच पर एक तरह से बोल सकते हैं कि कैसे प्रेफरेंस दी जा सकती है, किस कंडीशन में प्रेफरेंस दी जा सकती है और उसी के बारे में बात की जा रही है। वो सिनेरियो कौन से होंगे जहां पर एक कंपनी जो है आमतौर पर एसबीओ अप्रोच की तुलना में डिपार्टमेंटल अप्रोच को प्रेफर करेगी। When it operates in multiple diverse industries with different markets। देखिए अगर वो मल्टीपल डाइवर्स इंडस्ट्रीज में काम कर रही है और डिफरेंट मार्केट्स में काम कर रही है तो इस नजरिए से तो एसबीओ अप्रोच यहां के लिए बेटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगी तो उस मार्केट और सेगमेंट्स को सही तरह से वो संभाल पाएंगी और उस पर्टिकुलर मार्केट में अपनी स्टेक्स जो है उसे बढ़ा पाएंगे। When the firm is large but produces a limited range of products with similar process। अब समझिएगा चीज को, फर्म जो है वो बड़ी है बट वो जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रही है उसमें जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रही है वो लिमिटेड रेंज के। इस नजरिए से उन्हें अलग अलग सेपरेट यूनिट्स को तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। वो विद इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फंक्शंस बेस्ड डिपार्टमेंट तैयार करके अपने प्रोसेस और अपने ऑपरेशंस को आसानी से रन कर सकते हैं। इनके लिए, इस टाइप की कंपनी के लिए डिपार्टमेंटल अप्रोच एकदम दुरुस्त होगा। When each product line needs independent strategic planning, नहीं, इस कंडीशन में एसबीओ फिट बैठेगा। When profit centers, देखिए प्रॉफिट सेंटर का नाम आते ही ना आप समझ जाइए कि हम बात कर रहे हैं एसबीओ अप्रोच की। तो इस नजरिए से दूसरा ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। जैसे जैसे आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे और उसके सही आंसर के बारे में जानेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो दुरुस्त होते जाएंगे और एग्जाम में जाकर आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगली बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस फाइनेंशियल लेवरेज। अब देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा सवाल रखा गया है। फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो लेवरेज जो है वो डिफाइन किया गया है आपके मॉड्यूल लेवरेज डिफाइन किया गया है मॉड्यूल ए की लास्ट यूनिट 4 ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फाइनेंशियल लेवरेज से संबंधित सही है। फाइनेंशियल लेवरेज रिफर्स टू द यूज ऑफ बोरोड फंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इक्विटी विदाउट इंक्रीजिंग द ओवरऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस। समझिएगा इस चीज को, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से बोरो करके अपने ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी मदद से रिटर्न को एनहांस करने की कोशिश कर रहा है तो आप इस चीज को समझिएगा कि अगर मार्केट से ज्यादा लेवरेज ले रहा है, वो ज्यादा बोरोइंग कर रहा है तो रिस्क भी बढ़ रहा है उसका। यहां पर क्या लिखा हुआ है, विदाउट इंक्रीजिंग द ओवरऑल रिस्क ऑफ द बिजनेस। तो ये जो लाइन है यहां पर चीजों को गड़बड़ कर दे रही है कि आप अगर मार्केट से बोरो करके अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रिस्क को मिनिमाइज कर दे रहे हैं। तो विदाउट इंक्रीजिंग नहीं होगा, विद इंक्रीजिंग होता
तो चीजें सही होती हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन गलत है। Financial leverage is the proportion of fixed cost in a company's cost structure, which affects the variability of profit with change in sales. सेल्स में बदलाव से जो फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन है वो बदलेगा। इस ऑप्शन पर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Financial leverage measures the degree to which companies uses debt to finance its assets, thereby magnify both potential gain and losses। अब देखिए यहां पर इस चीज को, इस वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको फाइनेंशियल एवरेज से संबंधित एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त हो रही है कि फाइनेंशियल एवरेज है, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है डिग्री टू विच अ कंपनी यूजेस डेट, किसी कंपनी के द्वारा डेट का इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन को या फिर अपने फाइनेंशियल असेट्स को कितना एनहेंस किया जा रहा है। ठीक है, विद दोनों चीजें, देयर बाई मैग्नीफाइंग बोथ पोटेंशियल गेन्स एंड लॉसेस। भाई उसको पोटेंशियल गेन भी होगा और साथ साथ में लॉसेस की भी संभावना बनेगी, क्योंकि मार्केट से बोरो किया जा रहा है और मार्केट क्या है? वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंतर्गत, वॉलेटाइल मार्केट है, फ्लक्चुएशंस इंपैक्ट कर सकती हैं। तो इस नजरिए से सी ऑप्शन जो है एकदम दुरुस्त है आपका। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि फाइनेंशियल लेवरेज से संबंधित जो जानकारी आपको मिलनी थी वो है बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन रिटेल बैंकिंग? किसी भी सीआर एजेंसी का रोल रिटेल बैंकिंग में क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली टू रिटेल कस्टमर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाई आप सभी साथियों को पता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है? कि किसी भी इंडिविजुअल के क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर उसका स्कोर तैयार करती है, जिसके आधार पर उसे लोन फैसिलिटीज और उसके लिए इंटरेस्ट रेट को तय किया जाता है। ठीक है, तो टू प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली टू रिटेल कस्टमर बिल्कुल भी नहीं। टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर्स, किसी भी इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस को पता करना कि वो भी लोन लेने के बाद उसे रीपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सही जवाब हो सकता है। टू इंश्योर डिपॉजिट्स इन बैंक बिल्कुल भी नहीं। और टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल बैंक डिपॉजिट्स नहीं। तो यहां पर ये किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानकारी देता है। ठीक है जी, एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जानकारी में। तो बी ऑप्शन यहां पर एकदम सही है। अगला सवाल, इन रिटेल बैंकिंग द क्रेडिट स्कोर प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है जी, वो क्या बताती है? डिटरमाइंस द एनुअल बोनस ऑफ द बैंक एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं। जो भी सीआर एजेंसीज के द्वारा स्कोर बताए जा रहे हैं उसकी मदद से आप बैंक एम्प्लॉयज को क्या बोनस मिलना है ये थोड़ा तय करेंगे। ये तो भाई इंडिविजुअल बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में जानकारी देता है क्रेडिट स्कोर के माध्यम से, जिसके आधार पर कौन से लोन को एक बोरोवर एसेस कर सकता है और उस पर क्या इंटरेस्ट रेट होना ये तय किया जाता है। हेल्प इन डिसाइडिंग लोन एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट फॉर द कस्टमर। बी ऑप्शन एकदम दुरुस्त है, एकदम सही जवाब है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? आरई का मतलब होता है रेगुलेटेड एंटिटीज, रेगुलेटेड एंटिटीज। ऑल कमर्शियल बैंक्स, तो वो कौन सी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं जिन्हें आरबीआईएस 2021 कवर करता है, इसके अंतर्गत वो संस्थाएं आती हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दायरे में देखा जाए जितने भी कमर्शियल बैंक है वो आएंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आएंगी, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट भी आएंगे, मोस्ट प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स वो भी आएंगे, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी इसके दायरे में आएंगे। समझिएगा इस चीज को, सवाल क्या है? कई बार कंफ्यूजन बढ़ता है, क्या एनबीएफसी उसके अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल आएंगी। क्या पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखिएगा तो समझिएगा, 2006 में ओम्बड्समैन आया किसके लिए? बैंक्स के लिए। 2018 में ओम्बड्समैन किसके लिए आया? एनबीएफसीज के लिए। और 2019 में ओम्बड्समैन किसके लिए आया? डिजिटल पेमेंट से संबंधित ट्रांजैक्शंस के लिए, डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए। समझिएगा इस चीज को।
तो यानी कि कोई भी पेमेंट पार्टिसिपेंट है, कोई भी एनबीएफसी है और कोई भी बैंक है, इन सब के लिए एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को तैयार कर दिया गया, RBIOS 2021। तो बैंक भी इसके अंतर्गत आएगा, एनबीएफसी भी आएगा और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट भी आएगा। तो इस नजरिए से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो भी आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट आ जाते हैं, क्या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी उसके दायरे में आएंगी? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि इन्हें रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। इस नजरिए से ऑल आर कवर्ड, सभी कवर्ड होंगी RBIOS 2021 के अंतर्गत। ठीक है साथियों। अगला सवाल, 6th क्वेश्चन आपके सामने, छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाइट लेवल एटीएम इन इंडिया? WLA के बारे में वो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेहतर तरीके से यहां पर समझा रहा है, जानकारी दे रहा है? एटीएम्स दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय कमर्शियल बैंक्स अंडर देयर ओन ब्रांडिंग एंड आर अवेलेबल ओनली टू देयर अकाउंट होल्डर्स। तो भाई पहले तो यहां लिखा जा रहा है कि ऐसे एटीएम जिन्हें कमर्शियल बैंक चला रहे हैं। आप सभी की जानकारी है इस क्षेत्र में कि व्हाइट लेवल एटीएम्स कमर्शियल बैंक के द्वारा नहीं बल्कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा रन किया जाता है और ये किसी भी बैंक के कस्टमर को सेवाएं देता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एटीएम्स दैट आर ऑपरेटेड बाय आरबीआई टू एंश्योर कैश अवेलेबिलिटी इन रिमोट एरियाज। तो भाई समझिएगा, एटीएम्स जिन्हें आरबीआई ऑपरेट कर रहा है, आरबीआई के द्वारा कोई एटीएम ऑपरेट नहीं किया जाता। एटीएम सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनबी यानी कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, विच प्रोवाइड एटीएम सर्विसेज टू कस्टमर ऑफ ऑल बैंक्स विदाउट एनी बैंक ब्रांडिंग। बिल्कुल सही बात है, ऐसे एटीएम पर किसी भी बैंक का नाम या लोगो नहीं होता है, ये नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा रन किया जाता है। इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत एटीएम ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन सवाल से पहले आपके लिए जानकारी है, और जानकारी है ऑफिसर्स JIB फाउंडेशन बैच की। देखिए फाउंडेशन बैच का मकसद क्या है? फाउंडेशन बैच का मकसद है कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो, न्यूमेरिकल्स के पीछे जो लॉजिक है वो आप समझें। तो इन सारी बातों को कवर किया जाता है ऑफिसर्स बैच के अंतर्गत। बैच की कॉस्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम रखी गई है 1999 में। इस बैच के साथ जुड़कर आप अपने कॉन्सेप्ट पर मजबूती बना सकते हैं। अगला सवाल, 7वां सवाल आपके सामने है। इन UPI 123 पे द पर ट्रांजैक्शन लिमिट, आप समझिएगा इस चीज को, UPI 123 पे जो है ये फीचर फोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था? फीचर फोन यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया। INR 2000, 5000, 7500, 10,000। पूछा जा रहा है कि पर ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? तो पर ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है, कर दिया गया है 10,000। ठीक है, और एक दिन में 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर UPI 123 पे इज 10,000 एंड द डेली लिमिट फॉर UPI 123 पे ट्रांजैक्शन इज 20,000। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ये चीजें गड़बड़ लग रही है। 20,000 नहीं होना चाहिए, ये लाख के करीब होने चाहिए, 1 लाख। ठीक है, 8वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर पर्व्यू ऑफ BCSBI? BCSBI यानी कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। दीज आर द वॉलंटरी कोड्स, दीज वर द वॉलंटरी कोड। ये कुछ वॉलंटरी कोड्स थे जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था 2006-07 में, वॉलंटरी कोड्स, और इनकी मदद से कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए गए थे जिसके तहत हमारे बैंक्स जब भी कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करे तो उन स्टैंडर्ड के तहत करे, उतनी मिनिमम सेवाएं देनी ही है। तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज आती थी? भाई बैंक के लिए इनको लाया गया था। बैंक के द्वारा अगर करंट अकाउंट सर्विस दी जाएगी, ऑब्वियसली बात है, PPF अकाउंट दिया जाएगा, नॉन रेजिडेंट अकाउंट दिया जाएगा। तो सारी सेवाओं के दायरे में ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 9वां सवाल है, 9th क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट एंड रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ RBI? अब समझिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है कि BCSBI
BC, SBI जो कोड्स थे जिन्हें डिसॉल्व कर दिया गया, और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके बीच में क्या रिलेशन था, इनके बीच में क्या रिलेशन था, ये सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, इस सवाल को पूछा जा रहा है। द कोड रिप्लेसेस और सुपरसीड्स रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द RBI। तो पहली चीज तो ये वॉलंटरी कोड्स थे, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी। बैंकों को इन कोड्स को अपने ऑपरेशंस में इंप्लीमेंट करना था, जैसे कि मार्केट कॉम्पिटिटिव हो पाए, सर्विसेज सुधर पाए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़े और कस्टमर का यानी कि देश में जो जनता है उसका विश्वास बैंकिंग सेक्टर में बढ़े। इस नजरिए से इसे तो इसकी कोई भी इच्छा या मंशा नहीं थी कि ये RBI को सुपरसीड कर देगा, तो ये गलत ऑप्शन है। द कोड इज सबऑर्डिनेट टू रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द RBI। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं, सबऑर्डिनेट नहीं था RBI के संबंधित या RBI की सहायक बॉडी नहीं थी। कोड एंड रेगुलेटरी आर सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ RBI आर अनरिलेटेड, ये अनरिलेटेड नहीं है। The code sets higher standards than those prescribed in regulatory or supervisory instructions of the RBI। बिल्कुल भी नहीं। देखिए अब यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे। अब जब इस ऑप्शन तक पहुंचेंगे ना, देखिए इधर से पहली चीज तो ये जो कोड थे इनके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो भी रेगुलेटरी पावर्स है उसको सुपरसीड करने की कोई भी मंशा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। द कोड इज सबऑर्डिनेट टू रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द RBI। अब समझिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो भी रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस या जो भी सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस थे उनके सबऑर्डिनेट के तौर पर ये कोड्स काम कर सकते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे, द कोड एंड रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द RBI आर अनरिलेटेड। ये दोनों ही, इनके बीच में कोई संबंध नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अनरिलेटेड नहीं बोल सकते आप। ठीक है, इनको एकदम अनरिलेटेड नहीं बोलेंगे आप। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर रहा है और देश में बैंकिंग सेक्टर को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए RBI के द्वारा जो भी सुपरवाइजरी नॉर्म्स या फिर रेगुलेटरी नॉर्म्स जारी किए जाते हैं बैंक उन्हें फॉलो करता है। और RBI का भी ये मकसद है कि बैंक हमारे देश में जो भी काम कर रहे हैं वो जनता तक अच्छी सेवाएं प्रदान करे, जैसे जनता का बैंकिंग सेक्टर में विश्वास जो है बढ़े। सेम उसी तरह से अगर देखा जाए तो BC SBI कोड जो थे उनका यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारे बैंक जो हैं एक स्टैंडर्ड फॉलो करें, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करें और उतनी सेवाएं तो एटलीस्ट कस्टमर तक पहुंचाई जाए सही तरीके से, कस्टमर भी अवेयर हो और साथ साथ में कस्टमर से संबंधित कोड के अलावा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से संबंधित कोड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एकदम अनरिलेटेड नहीं बोल सकते आपको। द कोड सेट हायर स्टैंडर्ड देन दोज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन ऑफ RBI। बिल्कुल भी ये कोड्स उतने हाई नहीं थे कि भाई ये RBI के रेगुलेटरी पावर और सुपरवाइजरी पावर को क्रॉस कर जाए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये वॉलंटरी कोड्स थे, तो ये ऑप्शन भी सही है। इस नजरिए से बी ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, आपको इस प्रकार के कई सवाल मिलेंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करेंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना आपको। 10वां सवाल आपके सामने है, 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है भाई? तो रिवर्स मॉर्गेज जो है ये स्कीम नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई और इसके पीछे एक मकसद क्या था? मकसद ये था कि भाई जो सीनियर सिटीजन्स हैं अब आफ्टर 60 उनकी एक स्टडी इनकम ग्रोथ आती रहे, जैसे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, और जो भी उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके आधार पर ये रिवर्स मॉर्गेज लोन दिया जाता है। ये कोई ऐसा लोन नहीं जहां पर उसे उनको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, वो अपने मकान में रहते हुए इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं, उनकी स्टडी इनकम उनको मिलती रहेगी, वो चाहे तो लमसम अमाउंट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ में यहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की रीपेमेंट नहीं करनी होगी। A loan that allows homeowners to purchase a second property परचेज करने के लिए लोन नहीं दिया जाता है। A financial product where a homeowner takes monthly payment to a lender to build equity in their homes। ठीक है, एक प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट wherever a homeowner makes monthly payment। अब ध्यान रखिएगा इस पर कोई भी होम ओनर को कोई मंथली पेमेंट नहीं करनी होती है, तो ये गलत ऑप्शन है। A loan available to senior homeowners, सही बात है, ये एक प्रकार की सुविधा थी किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। that allows them to convert part of the equity in their home into cash typically without monthly repayment। तो सी ऑप्शन यहां पर एकदम दुरुस्त है। ठीक है, और ऑप्शन को रीड करके फिर आप सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। अगला सवाल 11वां सवाल है आपसे, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961,
इस पर्टिकुलर एक्ट 1961 के तहत पूछा जा रहा है जो पर्सन टर्म होता है डिफाइन किया गया है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट डेफिनेशन। तो पर्सन की डेफिनेशन में कौन से सेक्शन शामिल नहीं है, कौन सा टर्म या कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है। तो पर्सन के दायरे में इंडिविजुअल्स भी आते हैं, पर्सन के दायरे में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी आते हैं, पर्सन के दायरे में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आते हैं, BOI भी। बट सेक्शन 10 सब सेक्शन 23 लोकल अथॉरिटी, इस सेक्शन को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ये ऊपर के तीनों ऑप्शन एज अ पर्सन के तौर पर ही डिफाइन किए जाते हैं। 12वां सवाल आपके सामने है साथियों, 12th क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म असेसी इज डिफाइंड। अब असेसी को कहां डिफाइन किया गया है, ठीक है, देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के अंतर्गत डिफाइन किया गया, किसको, असेसी को डिफाइन किया गया, और पर्सन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर। तो इस चीज को समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। असेसी यहां डिफाइन किया गया है और पर्सन कहां डिफाइन किया गया है, इसमें। ओके, तो साथियों इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आपके GIB एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन GIB महापैक है, 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, सारे पेपर का एक्सेस मिलता है, 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र 2799 में है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 में है, 2 ईयर 5999 में उपलब्ध है। GIB MCQ बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया, जिसके साथ आपको फाउंडेशन बैच फ्री मिल रहा है। आप देखिए फाउंडेशन यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ में MCQ की प्रैक्टिस मिल रही है मात्र 2499 में। तो देर ना करिए, फटाफट अपने आप को एनरोल करिए। इंडिविजुअल बैचेस जो है मात्र 799 में उपलब्ध हैं, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बुक्स की बात करें तो GIB बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स बहुत ही इफेक्टिव बुक है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मात्र 1224 में आपको ये किताबें उपलब्ध हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है GIB_CIB by भास्कर सर, इसके साथ जुड़िए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी दिक्कतों को साझा कर सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।